हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने यही बात मानी है दैट लीज रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट लीज रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। बट बेटे, ए बेटे, ए बेटे, अगर क्वेश्चन खुद ही कहे कि लीज रेंट बिगिनिंग में देने हैं तो बेटे फिर तो दिक्कत हो गई, फिर नहीं मान सकते कि एंड में देने हैं। तो बेटे अगर क्वेश्चन खुद कहे कि लीज रेंट आर टू बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बेटे एक बात समझनी होगी कि बिगिनिंग में हम क्या करते हैं। जरा देखते हैं, मैं एक बार दोबारा से चार्ट लेता हूं। मैं कहता हूं ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। मैं एक दूसरा चार्ट भी लेता हूं, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। ठीक है जी। मैंने अभी तक जो भी कुछ माना, ये माना कि मैं इस समय लीज रेंट दे रहा हूं, एंड में दे रहा हूं, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में पे कर रहा हूं, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर। और बेटे आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एंड में बनता है, आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी एंड में बनता है। तो बेटे इसकी टैक्स सेविंग यहां पे हो जाएगी, इसकी टैक्स सेविंग यहां पर हो जाएगी, और इसकी टैक्स सेविंग यहां पर हो जाएगी, उसी दिन, उसी साल, उसी पीरियड में हो जाएगी। लेकिन बेटा, ए बेटा, अगर मैं मानूं कि मैं लीज रेंट यहां दे रहा हूं, मतलब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, मैं मानूं कि मैं बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में दे रहा हूं, या मैं मानूं कि मैं लीज रेंट यहां दे रहा हूं, तो बेटे बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बेटे बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, और यहां दे रहा हूं तो बेटे बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। बोलो बेटे, आप बताओ, आराम से बताओ कि मैं लीज रेंट बिगिनिंग में भी तो दे सकता हूं, और ज्यादातर तो बेटे बिगिनिंग में ही देते हैं। तो बेटे एक बात बताओ, जब मैं बिगिनिंग में दूंगा तो मेरे को जो टैक्स की छूट का फायदा होगा, टैक्स की छूट का फायदा होगा, जो भी मेरे को टैक्स की छूट का फायदा होगा बेटे वो 12 महीने के बाद होगा। दैट विल बी आफ्टर 12 मंथ्स। बेटे वो 12 महीने के बाद होगा। और बेटे यहां तो उसी समय हो जाएगा, यहां तो उसी समय हो जाएगा, यहां तो उसी समय हो जाएगा। तो टैक्स की छूट का फायदा 12 महीने के बाद होगा, जो अगर मैं लीज रेंट बिगिनिंग में देता हूं। एक बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया, उसको नींद आ रही थी, वो कहता फिर क्या फर्क पड़ता है। बता रहा हूं बेटे, आप देखो, अगर मैं फर्स्ट ईयर लीज रेंट, यहां पर फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, मैं भूपेश आनंद यहां दे रहा हूं, यहां दे रहा हूं लीज रेंट, यहां दे रहा हूं लीज रेंट, यहां दे रहा हूं लीज रेंट। मान लेते हैं 10 लाख 10 लाख 10 लाख का दे रहा हूं, और मान के चलते हैं कि प्रॉफिट लॉस यहां बन रहा है, बनता ही आखिरी में मानना क्या इसको, प्रॉफिट लॉस यहां बन रहा है, प्रॉफिट लॉस यहां बन रहा है, और प्रॉफिट का टैक्स का रेट है 30%। तो बेटे एक बात बताओ, मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, मैंने 10 लाख अभी दे दिए, तो मेरी आउटफ्लो कितनी, 10 लाख माइनस, अगर मैं टैक्स सेविंग करूंगा तो बेटे टैक्स सेविंग हुई 30% ऑफ 10। लेकिन बेटे मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स की छूट तो 1 वर्ष के बाद हुई है, 12 महीने के बाद हुई है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो ये तरीका है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे पता है बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बेटे ये बात तो बताइए, फैक्टर्स दोनों के सेम होते हैं। या मैं कहूं बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 0 पीरियड, ये भी कह सकता हूं।
या बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ थर्ड ईयर बोल सकता हूं। तो बेटे मैं उस तरह से भी कर सकता हूं, भी करके दिखाऊंगा। कहने का मतलब एक है, लीज रेट एंड में भी दे सकते हैं, लीज रेट बिगिनिंग में भी दे सकते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए एंड के किए, बट अगर हम लीज रेट बिगिनिंग में दें तो उसकी टैक्स की छूट 12 महीने के बाद होगी, ऐसा मानिए कि अगले साल होगी, नेक्स्ट ईयर होगी, नेक्स्ट ईयर होगी। मतलब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग की सेविंग सेकंड ईयर में होगी, ऐसा मानिए। और सेकंड ईयर की बिगिनिंग की सेविंग थर्ड ईयर में होगी, ऐसा मानिए। एक साल बाद होगी, बहुत मोटी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक बार निकाल लें बेटे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ निकाल लें, फिर हम कहानी किस्मत की शुरू करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक बार निकाल लें मेरे बेटे। ये रहा, ये रहा मेरे बेटे, ये रहा, ये देखो, लीज रेंट पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, lease rent paid in the beginning of year। बेटे मैंने इसकी पीपीटी तो बनाई थी, दे भी दी, पढ़ा लिखवा भी दी, एक्सप्लेन भी कर दिया। बेटे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, और ये समझ लीजिए जो क्वेश्चन है बहुत लंबा क्वेश्चन है। ये देखिए 2 पेज का तो पूरा यहाँ पर हमारी बुक में आ रहा है, लेकिन पेपर में आया हुआ बेटे 2-3 बार आया, मैंने तो एक ही बार लिख दिया। बेटे 5 सितारा क्वेश्चन है, मैंने तो लिखा है 5 स्टार क्वेश्चन है। तो बेटे ध्यान से आइए हम सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पी सिक्योरिटी लिमिटेड, मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं और कहां से पता चलता है कि आपको काम की चीज दी हुई है। कई बार एग्जामिनर बेटे आपको परेशान कर देता है, डरा देता है, घबरा जाते हो आप, क्योंकि आप तो घबराए हुए हो। बेटे डरे हुए को डराना आसान काम है, जान के ना लंबा सा हिसाब किताब दे देगा, जबकि वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। बेटे इतना मैं बता दूं, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। बेटे जो सब चमकता है सोना नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पी सिक्योरिटीज लिमिटेड चेन्नई is engaged in the business of leasing and purchasing. The company also functions as a merchant banker, equity researcher, corporate financial portfolio manager। अब ये बता रहा है पी सिक्योरिटी लिमिटेड क्या क्या करती है, उसके बारे में बता रहा है। The company provide funds based as well as non-funds based financial solutions। देखिए पी की बातें करता है, P Security Limited has been approached by AA। तो अंडरलाइन कर दीजिए इस लाइन को, P Security has been approached by AA। A एक दूसरी कंपनी है जिसने P के पास गई, AA P के पास गई, ठीक है जी। AA Limited मैन्युफैक्चर्स प्रोसेस सिस्टम फॉर फूड प्रोसेसिंग। अब वो कह रहा है जी ए क्या करती है, पहले कह रहा था पी सिक्योरिटीज क्या करती है, अब वो कह रहा है डबल ए क्या करती है, ठीक है जी। मैन्युफैक्चर्स दिस फॉर फिक्स दिस इंजीनियरिंग केमिकल अ वाइड रेंज ऑफ दिस इज अवेलेबल। वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेटे बेटे ए की बात ही हो रही है कि ए का क्या क्या प्लस है, ठीक है। ए हैज अ वेल इक्विप्ड R&D सेंटर वगैरह जी। ए का वेल इक्विप्ड R&D सेंटर है। अब ये देख लो, अभी तक आधा पेज हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, कोई भी काम की बात नहीं थी, खाली पी की बात कर रहा है कि पी क्या 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 करती है और ए क्या 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 करती है। काम की बात नहीं, बकवास है। आगे देखिए, AA has equipped this, if has a pilot plant facilities and a modern laboratory for chemical this. The company has also set up a technology center with advanced technical testing facilities। तो मेरे को अभी तक बस एक ही बात का ज्ञान हुआ कि एक कंपनी है पी, दूसरी कंपनी है डबल ए।
पी भी ये काम करती है, डबल ए ये काम करती है, बस और कुछ नहीं पता चला। अचानक किस्मत बदली। रिसेंटली, अंडरलाइन कर दीजिए, रिसेंटली द मैनेजर ऑफ द टेक्नोलॉजी सेंटर हैज रिक्विशनड, अंडरलाइन कर दीजिए, रिक्विशनड मतलब ए लिमिटेड के टेक्नोलॉजी सेंटर के मैनेजर ने एक कंप्यूटर खरीदने के लिए रिक्विजिशन डाली, रिक्वायरमेंट डाली। बेटे मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है ना, रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट डाली, रिक्वायरमेंट डाली फॉर द एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर कंडक्टिंग इंपॉर्टेंट टेस्ट। The acquisition of a computerized equipment for conducting important test। अब कहानी शुरू हो रही है रिसेंटली से, कि अभी अभी ए सिक्योरिटी ने एक मटेरियल को रिक्वायरमेंट के लिए एक एप्लीकेशन डाली, ठीक है जी। द इक्विपमेंट इज लाइकली टू हैव अ लाइफ ऑफ 3 years, अंडरलाइन कर दीजिए, इस इक्विपमेंट की लाइफ 3 साल है, 3 years है। कॉस्ट इज 10 करोड़ और 10 करोड़ की वो इक्विपमेंट आती है। स्क्रैप वैल्यू 0 और उसकी स्क्रैप वैल्यू शून्य है, शून्य है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ ए हैज सजेस्टेड दैट कंपनी शुड टेक अ लोन, अंडरलाइन कर दीजिए। अब समझ आया, ए लिमिटेड यूजर है और पी सिक्योरिटी लिमिटेड ओनर है। तो जो यूजर है, ए लिमिटेड यूजर है, उसके फाइनेंस मैनेजर ने कहा कि आप उसका लोन ले लीजिए फॉर 3 years फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। रीपेमेंट ऑफ लोन वुड बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन 3 equal इंस्टॉलमेंट्स। अब देखिए, मैंने ध्यान की आवाज आस्था कर दी कि आप ध्यान से देखना शुरू कर दो, ध्यान से देखना शुरू कर दो। 3 equal इंस्टॉलमेंट्स को अंडरलाइन करें। आगे की लाइन बड़ी कीमती है। द रीपेमेंट वुड कंप्राइजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। वो कहता है जी, पहले कह रहा है 3 रीपेमेंट में दे दो, फिर वो कह रहा है रीपेमेंट का मतलब क्या, मैं समझा रहा हूं। उसने सीधा नहीं बोला प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज टू बी रीपेड इन इक्वल, उसने कहा 3 रीपेमेंट्स, 3 equal रीपेमेंट्स। फिर नीचे कहता है चोरी चोरी चुपके चुपके। रीपेमेंट का मतलब कह रहा है उसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। रीपेमेंट वुड कंप्राइजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ए लिमिटेड यूजेस अ कैपिटल ऑफ 15, अंडरलाइन कर दीजिए। सिक्योरिटीज ए यूजर 15% का डिस्काउंटिंग रेट यूज कर रहा है और डेप्रिसिएशन का रेट है 33.1/3%। P Security has agreed to give the equipment to the company at a 3-year lease। अब समझ आया, P Securities लेजर है, P Securities लेजर है और A Securities लेजी है, ठीक है जी। आगे बड़ी कीमती बात है, द एनुअल रेंट फॉर लीज पेबल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। चेक कर लीजिए, वो कह रहा है जी जो लीज रेंट है, जो लीज रेंट दिया जा रहा है वो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में दे रहे हैं। इट इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है जी। वुड बी 4 करोड़ और वो हम 4 करोड़ दे रहे हैं। पी सिक्योरिटी लिमिटेड डिस्काउंट इट्स कैश फ्लो एट 14%। अब बेटे पी सिक्योरिटी मान लेते हैं किसी दूसरे देश में, तो वहां महंगाई दूसरी हो सकती है। मान लेता हूँ थाईलैंड में है, तो थाईलैंड में महंगाई 14% है और ए सिक्योरिटी लिमिटेड इंडिया में है और इंडिया में 15% की महंगाई है। तो मैं अगर ए के लिए करूंगा तो 15% कैसे करूंगा, और अगर मैं पी के लिए करूंगा, लेजर के लिए करूंगा तो 14% से करूंगा, ठीक है बेटे। (33.1/3%) स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का। द लेजी में एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन टू परचेज इक्विपमेंट फॉर 4 करोड़। हमें पता है लेजी कभी भी एक्वायर नहीं करता, लेकिन एग्जामिनर आपको जान के टर्मिनल वैल्यू बता रहा है
लीज ऑप्शन में, जबकि लीज में इसका यूज नहीं है, इसका यूज है बाइंग में, तो फिर भी कोई बात नहीं, 4 करोड़ रुपए उसने बताई है। AA Limited would bear all maintenance, insurance and other charges in both, अंडरलाइन कर दीजिए, in both the alternatives। both का मतलब क्या, लोन लेता है तब भी और लीज में लेता है तब भी, both the alternatives। टैक्स रेट इज 35%। यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए, आप नहीं मानते कि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, देखिए इंस्टीट्यूट भी मान रहा है और मैं तो मानता ही हूं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि आपका खुद का मानना कि आप हो। ठीक है जी, 35%। इवेल्युएट कीजिए और रिपोर्ट बताइए कि इस कंपनी ए को क्या करना चाहिए। तो बेटे मैंने आपके सामने ईमानदारी से 15-20 मिनट लगाकर ये क्वेश्चन पढ़ा है कि आपको समझ आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में 1-2 नोट लिखवाना चाहूंगा और आप देखिए मैंने हर क्वेश्चन के नीचे वैसे नोट्स लिखे भी हैं, कई क्वेश्चंस में नोट्स लिखे हैं। बेटे बेटे किसी किताब में नहीं है नोट्स, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन में भी नहीं है नोट्स। बेटे मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे लगा कि आपके मन में क्या क्या बातें आ सकती हैं, बेटे उस बेसिस पे मैंने नोट्स दिए। तो नोट 1 लिखे मैंने, लेकिन मैं नोट 1 और 2 बता रहा हूं। पी सिक्योरिटीज लिमिटेड इज लेजर। मैंने कहा जी सबसे पहले पी सिक्योरिटी लिमिटेड लेजर है। नोट 2, ए सिक्योरिटीज इज लेजी, ब्रैकेट में यूजर। नोट 3, लीज रेंट पेड बाय, लीज रेंट पेड बाय लेजी टू लेजर in the beginning of each year। बेटे इस क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है, इसका मतलब 3 साल है, जैसे पहला साल यहाँ खत्म होता है, दूसरा यहाँ खत्म होता है। बेटे यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं और यहाँ दे रहे हैं, तो इसकी टैक्स की छूट यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए बेटे वो हम एंड में ही देते थे, मतलब यहाँ देते थे, यहाँ देते थे, यहाँ देते थे, और टैक्स की छूट भी यहीं मिल जाती थी क्योंकि प्रॉपर्टी लॉस उसी समय बनता था। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटे, प्यार है ना तभी तो लिखवा रहा हूँ। मैं चाहता तो कंप्लीट भी कर देता बेटे, सोल्यूशन भी तो ना भी करता, नहीं बेटे ऐसा थोड़ी है कि आप यूट्यूब या वीडियो से देख रहे हैं और मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, नहीं बेटे। आप देखेंगे अच्छा लगेगा तो बेटे आप सबको बोलेंगे। बेटे गुलाब की खुशबू अपने आप फैलती है, तो बेटे मैं तो वो चाह रहा हूं कि आपका फायदा हो। आइए नोट नंबर 3 के बाद मैं आ रहा हूं जी नोट नंबर 4। लोन इज टू बी रीपेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। बेटे ये बात बड़ी ध्यान से रखनी है क्योंकि यहाँ पर लोन को हम इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं बेटे, क्योंकि वो कह रहा है कि रीपेमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस। तो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। पता ही है आपको बेटे, लेकिन एन्युटी फैक्टर किसके बेसिस पे लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, एन्युटी फैक्टर कुछ और दूसरे बेसिस पे ले लेते हैं। और लाइफ ऑफ लोन, जितना भी लोन का लाइफ है उसके ऊपर लेते हैं मेरे बेटे। आराम से देख लीजिए, लिखिए नोट नंबर 4 तक, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। नोट 4 तक लिख दिया
और बेटे एक चीज और लिखूंगा नोट नंबर 5 में, इट आपके लिए लिखूंगा बेटे, इट मे बी नोटेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स, जो सब चमकता है, इज नॉट गोल्ड, दैट इज all lengthy questions are not difficult। इसका मतलब सारे के सारे लेंथी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। इन दिस क्वेश्चन फोर्थ, the importance starts from रिसेंटली वर्ड, रिसेंटली से इंपॉर्टेंस शुरू हुई बेटे। आराम से लिखे बेटे, प्यार है ना तो 15-20 मिनट तो पढ़ाने में लिखा दिए, फिर 10-12 मिनट नोट्स में लिखवा दिए, जबकि अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किया। इस दुनिया की कोई क्लास देख लीजिए अगर कोई ऐसे करा रहा हो तो बेटे, फेस टू फेस में भी यूट्यूब में भी नहीं करा रहा बेटे। अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी और दूसरों को बताना चाहिए। कहते हैं हम जब भला करते हैं तो हमें भला मिलता है, वो अंत नहीं जहां भला ना हो, वो भला नहीं जहां अंत ना हो। बेटे भला सोचिए आप पक्का। आइए शुरू करेंगे अब। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ना, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब शुरू होगा। मेन आंसर, स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। बेटे लीज ऑप्शन में कैश आउटफ्लो ले रहे हैं ईयर, लीज रेंट, टैक्स सेविंग, लीज रेंट आफ्टर टैक्स, यहां पे ले लिया लीज रेंट बिफोर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और बेटे प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 0। बेटे 0 भी लिखूंगा ना। 1 का मतलब क्या है, एक बात और सुन लीजिए। मैं जब लिखता हूं 1 फर्स्ट ईयर, क्या मतलब होता है बेटे? इसका मतलब ही है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मुझे बताना नहीं होता, इसका मतलब ही होता है। मैं लिखता हूं सेकेंड ईयर, बेटा इसका मतलब ही है एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब मैं लिखूं बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, तो बेटे इसको बोलते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर को एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मैं हमेशा एंड मानता हूं। तो मैं बेटे यहां लिख रहा हूं 0, है ना। तो 0 का मतलब क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। यहां लिख रहा हूं बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, यहां लिख रहा हूं बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। आराम से बेटे, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। बेटे 4 4 4 चेक करिए, 4 4 कहां से आ गया, ये चेक करिए। बेटे लेकिन इसका टैक्स सेविंग फर्स्ट ईयर 0 पीरियड में तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस 12 महीने के बाद बनाता हूं और मेरी कोई इनकम नहीं है। तो इसकी जो टैक्स की छूट होगी यहां मिलेगी, इसकी जो टैक्स की छूट होगी यहां मिलेगी, इसकी जो टैक्स की छूट होगी यहां मिलेगी। आराम से देख लीजिए, जबकि मुझे थर्ड ईयर में कुछ देना नहीं है, क्योंकि लीज रेंट तो 3 साल में देना था। तो बेटे आप बताइए, टैक्स की छूट 1.4 1.4 1.4, टैक्स का रेट कितना बेटे 30% है। मैं रुक गया बेटे, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी तो है ही नहीं ना बेटे। अच्छा टैक्स का रेट है बेटे 35%,
35% है बेटा, मैंने गलत लिखा, चेक करिए। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 2.6, यहां पर आ गया 2.6, और यहां में माइनस का आ गया 1.4, तो मैं माइनस को ब्रैकेट में लिख रहा हूं। दूसरी बात बेटे, आप ए के लिए कर रहे हो, और ए के लिए बेटे 15% की डिस्काउंटिंग रेट है, आप देख लें 15% है, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ये आ गया बेटे 0.869, 0.756, 0.657। लो बेटा, ये आ गया बेटे 2.25, ये आ गया बेटे 1.965, ये आ गया बेटे 0.9198। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। अब आप ऐड कर दीजिए 4 प्लस 2.25 प्लस 1.965 माइनस 0.9198, आराम से बेटे ये 7.3 आ गया। और बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक कर लीजिए, वो 4th ईयर में टैक्स सेविंग नहीं दी हुई, तो वो लिख लें जी पॉइंट, यहाँ पर लिख लीजिए बुक में 0.9198, और लास्ट में टोटल लिखिए 7.307, गलती से 7.307 ऊपर आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया जी 7.30, तो मैंने लिख दिया जी टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। आराम से बैठे, मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर लीज पेमेंट जब होती है तो क्या इफेक्ट लेना चाहिए बता दिया बेटे, बता भी दिया, बता दिया मेरे बेटे। तो आइए जी थोड़ा सा और आगे चलें, और मैं आपको लिखवाऊं स्टेटमेंट शोइंग कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ लोन ऑप्शन। अगर लोन ऑप्शन हो तो फिर क्या करेंगे मेरे बेटे, ईयर, पहला कॉलम प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यूज। लो बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, लेकिन एक बात है, यहां पर जो रीपेमेंट्स हो रही हैं वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है बेटे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2 या 3 जो भी चल रहा है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू amount of loan divided by annuity factor with respect to interest and life of loan। बेटे आराम से देख लीजिए बेटे, लोन का जो अमाउंट है आप देख लीजिए 10 करोड़ का है बेटे, 10 करोड़। और बेटे इंटरेस्ट का रेट जो है, मैं अगर ध्यान से देखूं
और आप भी देखें, %10 लिखा बेटे, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जी, 10% में एन्युटी निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू ग्रैंड टोटल, ये बेटे आ गया 2.486। ये देख लीजिए, 10 करोड़ डिवाइडेड 2.486, ये आ गया बेटे, ये देख लो 4.022 करोड़ में है ना बेटे। तो मैं इनटू अगर करोड़ कर दूं, ये आ गया बेटे 4 करोड़ 2 लाख ना 22 लाख 5,261। आराम से बेटे देख लो, 4 करोड़ 22 लाख 5,261। बेटे 4 करोड़ 22 लाख 5,261, आराम से देख लीजिए। वैसे अगर करोड़ में लिखें तो 4.022 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स में 4.022, 4.022 और 4.022। और बेटे इसका संधि विच्छेद अगर हम कर दें, प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो बेटे काम बन सकता है। तो आइए जी, मैं एक वर्किंग नोट में और चल पड़ा। तो मैंने लिखा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल। लो बेटा,